अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े हुए करंट अफेयर को आज हमें देखना है। विजन आईएएस की मैगजीन है 2025 सितंबर की। इसमें से कुछ टॉपिक होंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेंगे, जैसे संघाई सहयोग संगठन से रिलेटेड टॉपिक है, भारत चीन संबंध, भारत जापान साझेदारी, ये मेजर टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही कुछ छोटे छोटे संक्षिप्त सुर्खियां भी देखने को मिलेंगी। इन सबको हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और अच्छे से इनको समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और फटाफट देखते हैं कि क्या करंट अफेयर है। हमारा पहला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में से संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ। जैसा कि आपको पता होगा अभी हाल ही में चीन के तियानजिन में जो है एससीओ का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे। ठीक है, इसका जो संगठन का बैठक हुई, शिखर सम्मेलन हुआ, कहाँ हुआ? चीन के तियानजिन में हुई, याद रखना है आपको ये बात। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें से और क्या हुआ। इस शिखर सम्मेलन में क्या हुआ? तियानजिन घोषणा पत्र को अपनाया गया। ठीक है, जिसमें से 2025-26 के लिए एससीओ की अध्यक्षता कौन कर रहा था? किर्गिज गणराज्य को सौंप दी गई है। यानी कि आने वाले जो साल है उसके लिए जो भी अध्यक्षता करेगा वो कौन करेगा? किर्गिज गणराज्य करेगा, किर्गिस्तान करेगा। एससीओ ने 2035 तक एससीओ की विकास नीति को भी इसमें अपनाया है कि 2035 तक हम लोग कैसे विकास आगे करेंगे, इसके बारे में बात किया गया है। साथ ही लाओस को एक भागीदार देश के रूप में इसमें शामिल किया गया है। अब इसमें 27 देश यानी कि 10 सदस्य और 17 भागीदार देश देखने को मिलते हैं। ठीक है, एससीओ को जो है क्या है, स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। ये स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल क्या है, देखते हैं ये क्या है, जिसको हम लोग CIS बोलते हैं। CIS जो है इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। इसकी स्थापना उन देशों के बीच व्यापार और सैन्य नीति के निरंतर सहयोग सुनिश्चित करने के लिए की गई थी, जो पूर्ववर्ती यूएसएसआर यानी कि बाल्टिक राज्यों को छोड़ करके का हिस्सा थे। यानी कि जो यूएसएसआर का हिस्सा थे और बाल्टिक राज्य नहीं थे, उनके बीच क्या सैन्य नीति और व्यापार को बढ़ाने के लिए जिस भी संगठन बनाया गया उसको हम लोग CIS बोलते हैं, और उसमें एससीओ को क्या पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। आपको ये बात याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एससीओ के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा। तो शिखर सम्मेलन जो हुआ उसमें भारतीय प्रधानमंत्री का वक्तव्य आया। कहा कि एससीओ 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। सुरक्षा, क्षेत्र की सुरक्षा के बारे में, कनेक्टिविटी के बारे में, एससीओ कनेक्टिविटी केंद्र के रूप में क्रांतिकारी बनाना, और तीसरा है अवसर, पारस्परिक अवसरों को बढ़ाना। ये सारी चीजें कही गई प्रधानमंत्री जी के द्वारा। आपको याद रखना, सुरक्षा यानी सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी एंड अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी के बारे में यहाँ पे बात की गई। तो ये हो गया। अब बात करते हैं एससीओ जो है इसके शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम क्या क्या रहे। तो इसमें सबसे पहले बात की गई है सुरक्षा और आतंकवाद रोधी के बारे में, जिसमें से जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम जो आतंकी हमला था उसकी निंदा की गई। ठीक है, जिसको कहीं न कहीं हम भारत के रणनीतिक जीत के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, भारत द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अधिशमन CCIT को अपनाने पर जोर दिया गया। इसमें CCIT क्या है? CCIT यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिशमन। ठीक है, 1996 में इसको क्या गया था, भारत द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। कहाँ पे? संयुक्त राष्ट्र में। ठीक, एक संयुक्त राष्ट्र संधि है जिसको भारत ने प्रस्तुत किया था 1996 में। इसका उद्देश्य है कि आतंकवाद के सभी रूपों को आपराधिक कृत्य मानने और उनके उन्मूलन के सार्वभौमिक कानूनी ढांचा निर्मित किया जाना चाहिए। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अधिशमन। इसको भारत ने प्रस्तुत किया था 1996 में। ठीक है, अब बात करते हैं एससीओ एंटी ड्रग सेंटर, मादक पदार्थ रोधी केंद्र के बारे में, और सुरक्षा संबंधी खतरों का मुकाबला करने के लिए सार्वभौमिक केंद्र स्थापित करने पर भी जोर दिया गया है। तो ये भी याद रखना है कि कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे जम्मू कश्मीर के बारे में जो आतंकवादी हमला हुआ था पहलगाम में, उसके बारे में बात किया है, CCIT के बारे में बात किया है, और एससीओ एंटी ड्रग सेंटर के बारे में यहाँ पे बात की गई है। इसके बाद बात करते हैं, दूसरी बात इसमें क्या हुई, वैश्विक गवर्नेंस और व्यापार के बारे में बात किया गया। चीन द्वारा प्रस्तावित ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव का समर्थन किया गया है। इसमें ये होता क्या है, ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव समझते हैं। यह पहल क्या है कि संप्रभु, समानता,
संप्रभु समानता, अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान और व्यापक परामर्श पर आधारित वास्तविक बहुपक्षवाद का पक्ष समर्थन करता है। यानी कि इसमें क्या है कि संप्रभु और समानता होगी सभी को, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान होगा, व्यापक परामर्श पर आधारित वास्तविक बहुपक्षवाद का इसमें समर्थन किया जाएगा तथा पश्चिमी शक्तियों के प्रभुत्व वाले युग से आगे बढ़ने की बात इसमें की गई है। वैश्विक गवर्नेंस जो है इनिशिएटिव उसमें, ठीक है। एससीओ निर्यात ऋण और विदेश निवेश तंत्र तथा एससीओ बैंक की स्थापना के दिशा में भी काम किए गए हैं। यानी कि एससीओ विकास बैंक जो बनेगी उसका उद्देश्य क्या होगा, पूरे समूह में अवसंरचना और विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करना, साथ ही उसका उद्देश्य यूरेशिया को पश्चिमी वित्तीय संस्थाओं जैसे विश्व बैंक के मुकाबले गैर डॉलर और कम शर्तों वाली वित्तीय सहायता वाला विकल्प प्रदान करने की बात की गई है एससीओ विकास बैंक के माध्यम से, ठीक है। ये बात हो गई। इसके साथ ही इसमें बात की गई तकनीकी सहयोग की। तकनीकी सहयोग में क्या होगा, एससीओ के जो भी सदस्य हैं अब वो चीन के जो बेइडो उपग्रह प्रणाली बीडीएस जिसको जीपीएस जैसा है उसका उपयोग कर सकते हैं एससीओ के सभी सदस्य देश। बीडीएस एक वैश्विक उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है जो दुनिया भर के उपयोगकर्ताओं को पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग सेवाएं प्रदान करेगी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की जीपीएस का एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। कुछ अन्य इसके परिणाम देखने को मिलते हैं, जैसे भारत ने वैश्विक विजन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य को इसमें मान्यता दी गई है। भारत ने सांस्कृतिक कूटनीति, लोगों के बीच परस्पर विनिमय और सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए एक सभ्यतागत संवाद मंच का प्रस्ताव इसमें रखा है। तो ये सारी एससीओ की बातें हो गई हैं, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत चीन संबंध के बारे में, इंडो चाइना रिलेशनशिप के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैप दिया हुआ है उसको समझ लेते हैं। तो आपको पता ही है कि ये हमारा भारत है, ठीक है। इधर हमारा चाइना वाला हिस्सा है और ये नेपाल है और यहाँ पे आपका भूटान दिखता है। ये लद्दाख का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर का है, हिमाचल प्रदेश, इधर उत्तराखंड आपको देखने को मिल जाता है। ये छोटा ऐसा हिस्सा आपको सिक्किम और इधर आपको अरुणाचल प्रदेश देखने को मिल जाता है। आपको देखने को मिलता है सिक्किम भूटान के बीच में कहीं ना कहीं हमको डोकलाम जो है भारत चीन और भूटान के बीच में जो ट्राइन जंक्शन है यहाँ पे हम लोगों ने विवाद भी देखा है चीन के साथ, ठीक है। इधर ये जो हिस्सा है यहाँ से लेके सिक्किम से लेके अरुणाचल प्रदेश तक इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पश्चिमी सेक्टर बोलते हैं भारत और चीन सीमा का, ठीक है। यहाँ से जो शुरू होता है ये जो हिस्सा आपको देखने को मिलेगा इसको हम लोग बोलते हैं मध्य सेक्टर और इसको जो बोलते हैं ये पश्चिमी सेक्टर बोलते हैं। तो ये बात आपको बेसिक सी जानकारी है, आपको दे दी गई है इस मैप के माध्यम से। अब समझते हैं कि भारत चीन संबंध आखिर चर्चाओं में क्यों है। तो हुआ क्या कि अभी जब प्रधानमंत्री मोदी जी एससीओ की बैठक में गए थे 2025 की, तो उसी के बीच जो है प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच अलग से मुलाकात होती है। तो उसी के माध्यम से कहीं ना कहीं यहाँ पे कई चीज़ें निकल के आती हैं और भारत चीन संबंध चर्चाओं में आ जाते हैं। यह 2018 के बाद क्या है, भारत के प्रधानमंत्री पहली बार चीन यात्रा पर गए, यानी कि 2018 में गए थे, उसके बाद अब देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बहुत सारी खास बातें तो नहीं है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आपने इसका बहुत ज़्यादा करंट अफेयर देखा होगा, बहुत ज़्यादा न्यूज में था, तो इसको हम बस बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं। अब देखते हैं भारत चीन संबंधों के समक्ष चुनौतियाँ क्या हैं। यहाँ पे आपको पता होगा कि बहुत सारे हर सेक्टर में लगभग हमने रिश्ते सुधारने के बारे में बात किया था, ठीक है। अब बात करते हैं भारत और चीन के बीच में जो संबंध है उनमें चुनौतियां क्या क्या। तो पहली चुनौती तो है अनसुलझी सीमाएं, बॉर्डर जो भी है उससे रिलेटेड। आपको पता होगा कि भारत और चीन के बीच लगभग 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा मिलती है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलएसी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बोलते हैं, जिस पर दोनों देशों के बीच अपनी आपसी असहमति से कई बार जो है संघर्ष हुए हैं, जैसे कि 2017 में डोकलाम विवाद और 2020 में गलवान घाटी का विवाद आपको देखने को मिला था, ठीक है। और बात करते हैं और क्या बात है। दूसरा चुनौती ये है कि व्यापार असंतुलन देखने को मिलता है। 2024-25 में भारत का जो व्यापार घाटा है वो चीन के साथ 99 अरब डॉलर पहुंच गया है, ठीक है।
आप समझ लीजिए 2023-24 में ये कितना था, 85 अरब डॉलर, बिलियन डॉलर, और अब कितना हो गया, लगभग 100 बिलियन डॉलर। तो ये भी कहीं ना कहीं एक चुनौती बनी हुई है। दूसरा, चीन के नेतृत्व वाले त्रिपक्षीय गुट आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि चीन ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ मिलकर के त्रिपक्षीय गुट बना लिया, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मिलकर के एक त्रिपक्षीय गुट बना लिया। तो इस तरह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती रहती है। और एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको हम लोग CPEC या फिर CPEC बोलते हैं, जो कि POK से होकर गुजरता है, इंडिया के POK से होकर गुजरता है और भारत की संप्रभुता का ये उल्लंघन करता है। दूसरी बात है चीन की आक्रामक नीति। ठीक है, चीन की आक्रामक नीति से मतलब यहाँ पे क्या है कि विशेष रूप से दक्षिण एशिया में स्टिंग ऑफ पल्स जैसी रणनीतियों के माध्यम से मालदीव और श्रीलंका में चीन की मौजूदगी के चलते दक्षिण चीन सागर में उसकी बढ़ती पहुंच आदि भारत की असुरक्षा कहीं ना कहीं इससे बढ़ जाती है। ठीक है, इसी बीच भारत कहीं ना कहीं जैसे क्वाड में सम्मिलित होता है, जो कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर बनाया है। इसमें कहीं ना कहीं जब मिलता है तो चाइना को भी ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं, उसको जो है खराब लगता है। ठीक है, अब देखते हैं जल शक्ति से रिलेटेड भी एक चुनौती है। जैसे जल शक्ति में क्या है, आपको पता होगा, जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत के पठार से निकलती है। आपको पता होगा यहाँ से ब्रह्मपुत्र निकलती है और इधर से आते हुए इधर चली जाती है। तो यहाँ पे अगर चाइना क्या करता है, कोई डैम बना लेता है तो उसको पानी रोक सकता है और कभी खोल भी सकता है। तो यही एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी यारलुंग सांको, जिसको हम लोग चाइना में बोलते हैं, पर बांध का निर्माण करके चीन जल को भारत के खिलाफ एक भू रणनीतिक हथियार के रूप में उपयोग कर सकता है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं कुछ नई चीजों की, जैसे कि भारत और चीन के बीच विशेष प्रतिनिधि की 24वें दौर की वार्ता माध्यम से नवीनतम जुड़ाव कुछ देखने को मिले हैं। इसमें बहुत सारा ज़्यादा बात नहीं है। अब यहाँ पे आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने से रिलेटेड बात हुई है। ठीक है, जैसे कि लिपुलेख दर्रा जो उत्तराखंड में है, सिक्किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, नाथुला दर्रा सिक्किम के जरिए व्यापार को फिर से शुरू किया जाएगा, ऐसी बात की गई है। एक वार्ता तंत्र को स्थापित किया जाएगा, जिसमें क्या करेगा, दोनों पक्षों ने निलंबित द्विपक्षीय वार्ताओं को फिर से शुरू करने का फैसला किया है, जिसमें 2026 में पीपल टू पीपल एक्सचेंज पर उच्च स्तरीय तंत्र भी स्थापित किया जाएगा। ऐसी बात आपको याद रखनी है, देखने को। ठीक है, अच्छा, अब देखने को मिलता है कि भारत और चीन के 2025 से कितने वर्ष हो गए हैं, 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस पर एक समर्पित कार्यक्रम आयोजित करेंगे दोनों मिलकर, जिसको हम लोग ड्रैगन एलिफेंट संबंध को पुनर्जीवित करने का हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा, इंडिया को एलिफेंट और चाइना को ड्रैगन से जो है कहीं ना कहीं सिंबॉलिक किया जाता है। सामरिक स्वायत्तता की दिशा में भी प्रयास किया जाएगा। दोनों देश सुनिश्चित करेंगे कि उनके संबंधों को तीसरे देशों के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं और क्या क्या हुआ है। सीधी उड़ानें जल्द से जल्द शुरू की जाएंगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा का दायरा 2026 तक बढ़ाया जाएगा। दोनों पक्षों ने आपात स्थितियों के दौरान हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करने पर सहमति व्यक्त की है। ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के लिए नवीनतम सहभागिता का महत्व क्या देखने को मिलता है व्यापार में। उदाहरण के लिए चीन भारत के फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए सक्रिय औषधि अवयव जो है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको क्या है, उनका एक प्रमुख स्रोत है। हम लोग वहीं से मंगाते हैं और फिर हम लोग जो फार्मास्यूटिकल हमारी जो दवाएं हैं उनका प्रोडक्शन करते हैं। साथ ही साथ निवेश की बात करते हैं। 2023-24 में भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए चीन से निवेश आकर्षित करने की सिफारिश की गई थी। आर्थिक सर्वेक्षण जो हमारा था 2023-24, और हाल ही में नीति आयोग ने चीन की कंपनियों पर अतिरिक्त समीक्षा को आसान बनाने का प्रस्ताव दिया है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। भारत के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों की उपलब्धता होती है चीन से, जैसे कि दुर्लभ भू अयस्क हो गए, जो क्रिटिकल मिनरल्स हो गए, उनके बारे में बात की जा रही है। रेयर अर्थ मिनरल्स हो गए, इनके बारे में बात की गई। चीन जो है विश्व के दुर्लभ भू अयस्क का लगभग 70% का उत्पादन करता है और 90% प्रसंस्करण करता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि ये जो हमारा
दुर्लभ भू अयस्क है। इसमें प्रसंस्करण में तो चाइना की कहीं न कहीं देखने को मिलती है कि मोनोपोली है 90% तक। भारत अपनी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों के लिए जरूरी है कि सौर मॉड्यूल और सेल्स के लिए वो कहाँ चीन के साथ अच्छे संबंध बनाए, क्योंकि चीन पर उसकी निर्भरता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं वैश्विक प्रभाव की। ठीक है, वैश्विक प्रभाव में क्या देखने को मिलेगा, चीन और भारत के मध्य अगर स्थिर संबंध हो तो उनको क्या किया जाता है, वैश्विक शासन व्यवस्था में रचनात्मक भूमिका निभाने में सक्षम बनाते हैं। अगर दोनों मिलते हैं तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबल जल्दी होगा, जैसे ब्रिक्स और एससीओ के माध्यम से। ठीक है, पश्चिमी प्रभाव का मुकाबला करने में भी दोनों मदद कर सकते हैं अगर दोनों साथ में आते हैं, जैसे कि WTO, IMF, यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाओं में सुधार के लिए दबाव बनाने का काम। ठीक है, वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला करना, जैसे जलवायु परिवर्तन हो गया, लोक स्वास्थ्य और ऊर्जा संबंधी जो भी चुनौतियां हैं उसमें हम दोनों साथ जा सकते हैं। क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ाने के लिए, जैसे कि यह विवादित सीमा पर संघर्ष के जोखिम को कम करता है और दक्षिण एशिया और दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में व्यापक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए योगदान करता है। भारत, रूस, चीन त्रिकोण ट्रायंगल को सशक्त, हम लोग क्या बोलते हैं, RIC ट्रोइका बोलते हैं कहीं न कहीं, रसिया, चाइना, इंडिया, ये वाला जो ट्रोइका बनता है उसके बारे में। इससे निवेश के अवसरों का विस्तार हो सकता है और US द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और शुल्कों का सामना करना जो है कहीं ना कहीं आसान हो सकता है, तरीका मिल सकता है। तो ये हो गए दो हमारे टॉपिक हो गए हैं, SCO हो चुका है और इंडो चाइना रिलेशंस हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, दोनों आ सकते हैं तो आपको याद रखना। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत जापान साझेदारी की, इंडो जापान पार्टनरशिप के बारे में यहाँ पे बात की गई। आपको पता है जब हमारे प्रधानमंत्री जी चाइना जा रहे थे तो उसके पहले जापान गए थे, तो इसी वजह से ये भी न्यूज में आ गया। तो अगर ये गए जापान तो क्या क्या परिणाम हुए, चलिए देखते हैं। अगले दशक के लिए भारत जापान संयुक्त विजन जो है दोनों देशों ने रखा। दोनों देशों ने आर्थिक और कार्यात्मक सहयोग के लिए 10 वर्षीय रणनीतिक प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं, जिनमें से 8 प्रमुख क्षेत्र होंगे, जैसे आर्थिक साझेदारी, आर्थिक सुरक्षा, गतिशीलता, पारिस्थितिकी संधारणीयता, राज्य प्रांत सहभागिता, स्टेट प्रोसिक्यूटर जो है इनका जो भी होगा, जैसे कि अपने यहाँ राज्य होता है वहाँ पे प्रांत होता है, उनके बीच में सहभागिता, उसके बारे में बात की गई है। देखते हैं ये राज्य प्रांत साझेदारियाँ निम्न अनुसार स्थापित की जाएंगी, जैसे आंध्र प्रदेश और तोयामा के साथ संबंध बनाए जाएंगे, तमिलनाडु और एहिमे के साथ, उत्तर प्रदेश और यामानासी के साथ, गुजरात और शिजुओका के साथ इनके संबंध बनाए जाएंगे और कहीं न कहीं इनसे बढ़ावा मिलेगा आर्थिक दोनों देशों को। ठीक है, अब बात करते हैं। ठीक है, आर्थिक सुरक्षा पहल के बारे में बात की गई है, अर्धचालक हो, स्वच्छ ऊर्जा हो, दूरसंचार हो, ऐसे क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं आपूर्ति श्रृंखला और लचीलेपन की बात की गई है। अब बात करते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला रहेगा, अंतरिक्ष सहयोग के बारे में। भारत और जापान के बीच संयुक्त चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन, जिसको हम लोग चंद्रयान 5 बोलते हैं, ये इस पर समझौता हुआ है, दोनों मिलकर इसको जो है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अन्य परिणाम क्या हुए, सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा की गई है। भारत जापान मानव संसाधन आदान प्रदान हेतु, मतलब भारत जो है क्या करेगा, मानव संसाधन को जापान भेजेगा, इस तरह से आप समझ सकते हैं। भारत जापान AI पे पहल की गई है, सतत ईंधन पर पहल की गई है, अगली पीढ़ी की गतिशीलता साझेदारी, जैसे रेलवे हो गया, विमान हो गया, सड़क आदि के बारे में, मेक इन इंडिया पर केंद्रित है। भारत जापान भारत जापान लघु एवं मध्यम उद्यम MSME जो है, MSME पे उन पे जो है बात की गई है। अब बात करते हैं भारत और जापान के संबंध के बारे में। ठीक है, तो वर्तमान स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। तो 2014 में दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी तक बढ़ाया था। तो याद रखना है, हम जापान के साथ विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी तक पहुंच चुके हैं। आर्थिक सहयोग की बात करते हैं तो भारत जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, जिसको हम लोग CEPA बोलते हैं, 2011 में ये प्रभाव में आया था। इसमें वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, नैसर्गिक व्यक्तियों की आवाजाही, निवेश, IPR आदि सभी शामिल है। ठीक है, तो ये इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करते हैं दोनों के बीच में व्यापार कितना है। ठीक है, द्विपक्षीय व्यापार के बारे में बात करते हैं तो 2023-24 में 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार रहा, जिसमें से जापान ने भारत के लिए निर्यात
17.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर किया। यानी कि जापान जो है वो हमसे कमा के ले गया है, फ़ायदा उसको हुआ है। भारत के प्राथमिक आयातक जो हैं, हम लोग जो जापान से मंगाते हैं उनमें से परमाणु रिएक्टर हो गया, तांबा हो गया, विद्युत मशीनरी हो गया, जबकि निर्यात जो हम लोग भेजते हैं उसमें कार्बनिक रसायन, वाहन, परमाणु रिएक्टर आदि शामिल है। तो इस तरह से चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, भारत और जापान के बीच औद्योगिक प्रतिस्पर्धा साझेदारी भी हुई है 2021 में, ये बात याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता भी होती है। और अब बात करते हैं सुरक्षा सहयोग के बारे में। तो जिमेक्स नाम का हम लोग क्या करते हैं, इनके साथ युद्धाभ्यास करते हैं। धर्म गार्जियन द्विपक्षीय जिमेक्स और धर्म गार्जियन 2 जो है हम लोग क्या करते हैं, इनके साथ द्विपक्षीय अभ्यास करते हैं। और मिलान नाम का और मालाबार नाम के 2 बहुपक्षीय अभ्यास करते हैं। तो ये बात आपका याद रखना है, ठीक है। बात करते हैं आगे विकास सहयोग की। तो विकास सहयोग में क्या हुआ है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, जिसको हम लोग कहीं ना कहीं मेट्रो रेल बोलते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात की जा रही है। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और जापान की संयुक्त और खुले हिंद प्रशांत विजन के तहत भारत के पूर्वोत्तर के विकास के लिए भारत जापान सहयोग के लिए मंच प्रदान करता है। तो ये भी आप याद रखना है। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम क्या है कि ये दोनों मिलके, भारत और जापान मिलके कहीं ना कहीं जो नॉर्थ ईस्ट इलाका हमारा है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं वैश्विक और क्षेत्रीय व्यवस्था में जापान, भारत जापान की भूमिका क्या है। दोनों कहते हैं कि नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था होनी चाहिए। दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था एवं स्वतंत्र एवं खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध हैं, ठीक है। जैसे कि क्वाड के माध्यम से वे समुद्री रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं पर समन्वय करते हैं। बहुपक्षवाद को दोनों मजबूत करते हैं। जैसे कि संयुक्त रूप से दोनों क्या कहते हैं, यानी कि जो जापान है और भारत दोनों G4 में शामिल हैं। G4 कौन से देश हैं, वो देश हैं जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कहते हैं कि इसमें सुधार होना चाहिए और वीटो पावर ज़्यादा लोगों को दी जानी चाहिए, ठीक है। यूएनएससी में सुधारों के निकटता से सहयोग रखते हैं सुधार के लिए। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अफ्रीकी विकास पे दोनों ध्यान दे रहे हैं कहीं ना कहीं, ये भी याद रखना है। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के माध्यम से दोनों जुड़े हुए हैं। भारत और जापान ने 2017 में अफ्रीका में लोकतांत्रिक, सतत एवं समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त रूप से इसको स्थापित किया था, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर को, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपको। तो ये बात हो गई, ठीक है। तो ये हो गया इंडो जापान रिलेशन के बारे में, यहाँ पे बात हो गई। तो 3 मेजर टॉपिक थे। एससीओ और इंडिया के बारे में रिलेशन की बात थी, दूसरा इंडो चाइना के रिलेशन की बात थी, तीसरा था इंडो जापान के रिलेशन की बात। तो ये हमने डिटेल में कवर कर लिए हैं। आपको आशा है कि आपने इनको समझ लिया होगा। इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी हाईलाइटेड, ठीक है। अब बात करते हैं संयुक्त सुर्खियों की, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और कोई टॉपिक चाहिए और भी किसी तरह से हेल्प चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि उसको प्रोवाइड कर दें, ठीक है। करंट अफेयर में 1 से 2 दिन का गैप रहता है, जिससे कि आप लोग आसानी से एक दिन लेक्चर देख लें, दूसरे दिन PDF पढ़ लें, फिर नोट्स बनाना है तो नोट्स बना लें। इस तरह से हम इसको चल रहे हैं। हाँ, और एक बात, इसके हैंड रिटन भी नोट्स मिल जाएंगे, अभी नहीं कुछ दिन बाद मिल जाएंगे, 1 मंथ के बाद। तो आप लोग उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं।